वेलकम टू प्रयोग आईएएस। इस बार वीडियो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अब कोशिश करते हैं कि डेली आपको एक क्वेश्चन यहां पर कराया जाए, ताकि बाय द टाइम यू राइट मेंस आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम 2013 के GS 4 पेपर का क्वेश्चन नंबर 3A डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग बाकी के वीडियोस देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3A, इट सेज सम पीपल फील दैट वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम एंड सिचुएशन, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. So क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है वैल्यूज के ऊपर और उनका नेचर कैसा है। क्या ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं? कुछ लोग ऐसा मानते हैं। दूसरी साइड है जो कहती है कि भाई ये तो स्टैटिक है, ये यूनिवर्सल है और ये इटर्नल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, सो इन स्पेस वेर एवर यू गो इट विल रिमेन द सेम। और इटर्नल का क्या मतलब होता है कि आप टाइम में कहीं पे भी चले जाओ, मतलब एंशिएंट टाइम देख लो, मिडिवल टाइम, मॉडर्न टाइम, आज का टाइम, सब जगह वो चीज़ सेम हो तो उसे हम इटर्नल कहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये सेम होने का क्या मतलब है कि क्या ये स्टैटिक है या फिर ये डायनेमिक है, इसमें आपका अपना परसेप्शन क्या है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन को अगर लिखना है तो ये तीनों चीजें आपको एड्रेस करनी होगी कि भाई ये चेंज होता है क्या या फिर ये सेम रहता है, और आपका परसेप्शन, अब आपका परसेप्शन ये दोनों साइड देखने के बाद क्या डेवलप हुआ और वो क्यों डेवलप हुआ, उसके पीछे का जस्टिफिकेशन आपको देना है। तो ये जस्टिफिकेशन वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जामिनर का माइंडसेट समझते हैं कि एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन से एग्जैक्टली क्या चाहता है, आपसे वो क्या चेक करना चाहता है। पहली चीज, आर यू अ पर्सन हु कैन थिंक क्रिटिकली और नॉट। क्योंकि जब आप क्रिटिकली सोच रहे हो, क्रिटिकली का मतलब कि आप रैशनली सोच रहे हो, ना आप इमोशनली होकर या फिर आपके अपने बिलीव्स की वजह से, बट रैशनली सोचते हो, तब आप वैल्यूज का रियल नेचर समझ पाओगे कि भाई इनका नेचर तो डायनेमिक भी होता है, इनका नेचर स्टैटिक भी दिखता है, दोनों चीजें एक साथ चल रही है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अंदर की शोकेस हो जाएगी आपके आंसर में। दूसरा, आपके थॉट में कितनी क्लैरिटी है। अब ये किससे दिखेगा? अगर आप सही से हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनाते हो, आंसर को सही से स्ट्रक्चर कर पाते हो, तो आपके थॉट में कितनी क्लैरिटी है वो शोकेस हो जाएगी। और तीसरी बात है, आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी है। जो भी सोचा है, जो भी आपने पर्सपेक्टिव बनाया, सी क्वेश्चन में मैंने कहा आपका परसेप्शन पूछा है और वो क्यों बना वो भी पूछा है, तो ये परसेप्शन किसी वन साइडेड तो हो नहीं सकता। अब यहां पे आप एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दोगे तो ये शोकेस करेगा भाई आपका अपना पर्सपेक्टिव, आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कितने मैच्योर्ड आपके थॉट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक हो रही है आपके इस आंसर से। क्लियर? अब हम आंसर में शोकेस भी करेंगे हमारी मैच्योरिटी बहुत अच्छे से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। क्वेश्चन वैल्यूज के ऊपर है, तो इतना तो बनता है कि हम वैल्यूज को डिफाइन करें। एनीवन विल स्टार्ट दिस आंसर बाय डिफाइनिंग वैल्यूज। अब वैल्यूज की डिफिनीशन क्या है? सिंपल डिफिनीशन है कि वैल्यूज आर द फंडामेंटल बिलीफ्स विच गाइड आवर थॉट्स, एक्शंस एंड डिसीजंस। तो फंडामेंटल बिलीफ्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये आप कह सकते हो। अब ये किसके प्रिंसिपल्स है? एक इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, किसी सोसाइटी के हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल टर्म्स में कई बार ये भी कहा जाता है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी सोसाइटी और एनी इंडिविजुअल, इनके लिए वॉट एवर इज कंसिडर्ड एज वर्दी और इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग वैल्यूएबल, वो उनके लिए वैल्यू है। ठीक है, अब ये हो गई सिंपल डिफिनीशन जो सब लोग लिख सकते हैं। आपको ज्यादा स्कोर करना है तो मैं कहूंगा कुछ इंटरेस्टिंग सा लिखो। तो एक तरीका है लिखने का कि एक कोट से स्टार्ट किया जाए। जैसे हम कहेंगे, वैल्यूज आर लाइक फिंगरप्रिंट्स, नोबडी हैज द सेम बट वी लीव देम ऑल ओवर एवरीथिंग वी डू। मतलब जैसे फिंगरप्रिंट्स हर किसी के अलग अलग हैं, तो इस तरीके से वैल्यूज भी होती है।
अब ये लाइन अगर आप लिखते हो तो एक इंप्रेशन बनेगा। तो इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में ये लाइन लिख के फिर आप ये डेफिनेशन लिख दो जो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, एक तरीका मैं आपको बताता हूं जो आप याद रख सकते हो। कोई भी चीज एथिक्स में जब आप आंसर लिख रहे हो तो एक चीज होती है कि उसका आप पहले डेफिनेशन लिखो, दूसरा होता है आप उसका नेचर बताओ। अभी जो हमने फिंगरप्रिंट्स वाली लाइन कही उससे हमने वैल्यूज का नेचर बताया, और उसके बाद उसका इंपैक्ट बता दो। तो एटलीस्ट आपके पास एक बेसिक कंटेंट रहेगा, एक क्रोनोलॉजी मेंटेन होगी। इस क्रोनोलॉजी में भी लिखते हो तब भी आपका एक आंसर का फ्लो बनेगा। ठीक है, तो वेदर यू स्टार्ट डायरेक्टली विद डेफिनेशन और आप पहले नेचर बता के फिर डेफिनेशन बताओ। ठीक है, अब आपके पास एक आध एग्जाम्पल हो जो यहां पर कोट कर सको तो और अच्छा है। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा कि फ्रॉम एंशिएंट हम्मुराबी कोड टू द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस देयर इज अ वैल्यू कॉल्ड जस्टिस विच इज वेरी कॉमन और विच हैज रिमेन्ड की वैल्यू इन द लीगल सिस्टम्स। ठीक है, अब इस लाइन से मैंने क्या शो किया कि जस्टिस एक वैल्यू है जो इतने टाइम से चलते आ रही है। मतलब इट इज लाइक अ फिंगरप्रिंट, इट इज अ फंडामेंटल बिलीफ जो लोगों को गाइड कर रहा है उनके सारे एक्शंस में। तो सारे लीगल एक्शन यहां पे हो रही है। तो एक एग्जाम्पल भी दे दिया तो अपनी बात हमने सब्सटैंशिएट भी कर दी। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक हो गया, हमने डेफिनेशन बता दी। अब इंपैक्ट बताओ भाई, वैल्यूज का क्या इंपैक्ट होता है हमारे ऊपर। तो एक अच्छा सा डायग्राम बन सकता है यहां पे। जैसे मैं लिखूंगा वैल्यूज हमें क्या क्या देती है, या फिर वैल्यूज डिस्क्राइब फर्स्ट कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी चूज टू बी, हमें किस तरीके का पर्सन बनना है ये वैल्यू डिस्क्राइब करती है। या फिर what kind of or how we are going to interact with the world around us। और तीसरा the manners in which we will treat others as well as ourselves। तो हमने एक शोकेस किया है कि भाई हम कैसे पर्सन होंगे, हम लोगों के साथ कैसा या फिर पूरे वर्ल्ड के साथ कैसे बिहेव करने वाले हैं, कैसे मैनर्स रखेंगे, किस तरीके से हम लोगों को और खुद को ट्रीट करेंगे। ये सब कुछ हमारे वैल्यूज पे डिपेंड करता है। वैल्यूज इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। अगर ये डायग्राम बनाते हो ठीक है, अच्छा लगेगा। आपने इंट्रो के बाद एक माइक्रो डायग्राम बना दिया। फिर एक एग्जाम्पल, अब ये एडिशनल बता रहा हूं मैं आपको कि इम्पैक्ट क्या होता है। तो आप किसी पर्सन का एग्जाम्पल दे दो। बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है बाबा आमटे का, जो यहां पर सूट होता है। आप दूसरे भी लिख सकते हो, गांधी जी वगैरह भी, बट बाबा आमटे बेस्ट। सी बाबा आमटे बिलीव्ड इन द वैल्यूज ऑफ कंपैशन, या फिर क्या कहेंगे हम, सोशल जस्टिस की वैल्यू थी उनके अंदर, और कंपैशन की भी वैल्यू थी। अब ऐसे वैल्यू वाला ये पर्सन, these values led this person to establish this Anand Van. Anand Van is very famous. It is a community for leprosy patients. तो ये क्या दिखाता है, इन्होंने ये जो एस्टैब्लिश किया जो आदिवासी जनता है उनके लिए, दिस शोज कि भाई इनके अंदर ये जो वैल्यूज थी, उन वैल्यूज ने इन्फ्लुएंस किया इन्हें, इनको जो फील होता था, इनकी फीलिंग्स, इनकी एक्शंस, इनकी जजमेंट्स। सो दिस मीन्स वैल्यूज इन्फ्लुएंस आवर फीलिंग्स, thoughts, actions, judgments, decisions, and they guide us to do something that we consider as right. So ये है इसका impact, और एग्जाम्पल बेस्ट है बाबा आमटे। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक डायमेंशन की स्टार्टिंग लिखी है, अभी तक हम कोर आंसर में पहुंचे नहीं हैं। मैं दिखा देता हूं आपको, अभी तक कोर आंसर में पहुंचे नहीं है। वैल्यूज कीप चेंजिंग विद टाइम यहाँ तो आए नहीं, हमने सिर्फ वैल्यूज क्या है बताया। सो ये एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है मैंने आपको, आप जितना ज़्यादा याद रख पाओ उतना अच्छा है एग्जाम के लिए। ठीक, नाउ मेन कंटेंट, जो मेन डायमेंशन है वो है कि भाई वैल्यू स्टैटिक है या डायनेमिक। ठीक है, अब थोड़ा सा फ्लावरी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं लिखता तो ऐसे लिखता कि सम पीपल बिलीव दैट वैल्यूज आर लाइक शिफ्टिंग सैंड्स। जैसे सैंड जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है, उस तरीके से वैल्यूज कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम एंड सिचुएशन, वाइल अदर्स बिलीव दैट वैल्यूज आर इटर्नल एंड यूनिवर्सल। तो इस तरीके से एक कनेक्टिंग लाइन लिखी है। मैक्सिमम लोग एक गलती करते हैं
मैं शोकेस कर देता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे क्या करेंगे ये लोग कि अपना इंट्रोडक्शन इन्होंने लिख दिया, एक जगह पर इतना इंट्रोडक्शन लिखा है, डायरेक्टली ये एक हेडिंग लगा के बॉडी पार्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। या फिर बॉडी में 2-3 डायमेंशन हो तो पहला डायमेंशन फिर दूसरा डायमेंशन। अब ऐसा मैकेनिकली जब आप लिखते हो तो थोड़ा सा फ्लो मिस हो जाता है आंसर में। तो ये जो पहला पार्ट आपने लिखा, उसके बाद सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ बीच में एक कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए जिससे आंसर के अंदर फ्लो बने। ठीक है, तो जो अभी मैंने कहा कि सम पीपल बिलीव दैट वैल्यूज आर लाइक शिफ्टिंग सैंड्स, दे चेंज विद टाइम एंड सिचुएशन, और अदर्स बिलीव करते हैं कि ये इटर्नल और यूनिवर्सल है। इसने फ्लो बना दिया आंसर में। और फिर हम हेडिंग बनाएंगे, जो हेडिंग होगी कि वैल्यूज विच चेंज विद टाइम एंड सिचुएशन। ठीक है, ये है हमारा डायमेंशन नंबर 1। अब लिखो, इसमें जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखोगे आर्ग्यूमेंट के साथ उतना बेस्ट है। अब मैंने कुछ अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया है। जैसे एक मैं शो करूंगा कि भाई सोसाइटी में जो एडवांसमेंट होती है, कि पहले LGBTQ जो कम्युनिटी थी उनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता था सोसाइटी में। बट व्हेन सोसाइटी गॉट इवॉल्व्ड, व्हेन सोसाइटी बिकेम बिट मॉडर्नाइज्ड, तो हमारे यहाँ इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, फ्रीडम, ऐसे वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस बढ़ा सोसाइटी में। तो सोसाइटी इवॉल्व होते होते अब हम इस कम्युनिटी को भी राइट्स दे रहे हैं, वो भी अपने अपने आप में इक्वल राइट्स मिल रहे हैं उनको। ठीक है, तो यानी सोसाइटी का इवोल्यूशन, एडवांसमेंट, दैट प्लेज अ की रोल, एंड उसकी वजह से वैल्यूज चेंज हो जाती है सोसाइटी की। राइट। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमें। जैसे इंडिया में 1950s के टाइम पर हमारे यहाँ सोशलिज्म की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती थी, गवर्नमेंट भी करती थी, प्राइवेट सेक्टर का रोल वैसे भी काफ़ी हद तक कम था। लेकिन आप देखो आफ्टर 1990s न्यू लिबरल जो रिफॉर्म्स आया हमारे यहाँ, उसके बाद से हम कैपिटलिज्म वाली वैल्यूज़ ज़्यादातर फॉलो कर रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न हो सकता है इनडायरेक्टली वी सॉ द सक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म इन USA, बट मोर और लेस हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ने हमारी वैल्यू सिस्टम चेंज कर दी। राइट। अब इकोनॉमी कर सकता है तो पॉलिटिक्स भी कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ किस तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम है। सो अर्लियर देयर वर सम कंट्रीज और मेनी कंट्रीज जहाँ पर एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियनिज्म चलता था, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे किसी कंट्री में एजुकेशन बढ़ा, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी, लोगों को समझ में आया कि भाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन दिस अथॉरिटेरियनिज्म, तो वो वैल्यू डेवलप होते गई। फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात कर सकते हैं हम। जैसे इंडिया में ही देख लो, पहले हमारे यहाँ कलेक्टिविज्म की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो जो क्या कहते हैं कि सोसाइटी के जो भी रूल्स थे वो इंडिविजुअल पे नहीं डिपेंड करते थे, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते थे। तो सोसाइटी के रूल्स हावी होते थे इंडिविजुअल से ज़्यादा। बट लेटर ऑन इंडिविजुअलिज्म इंपॉर्टेंट होने लग गया अभी। क्यों? उसके पीछे रीज़न है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, उसके पीछे अर्बनाइजेशन एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, इंडस्ट्रीज जो बड़ी वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो दिस इज हाउ कल्चर इज चेंजिंग, एंड दैट्स वाई कल्चर हैज़ इम्पैक्ट ओवर आवर वैल्यूज। राइट। अब ये ब्रेनस्टॉर्म करने वाले हैं, ऐसे आप कितने भी पॉइंट्स निकाल सकते हो अगर आप सोच पाओ कि कैसे कैसे वैल्यूज चेंज हुई है। ठीक है। और एग्जाम्पल्स के लिए हम इंडिविजुअली कैसे हैं ये भी बड़ा मैटर करता है। जैसे जो 1970s के किड्स थे वो जब बड़े हुए तो उनके अंदर एक वैल्यू रही कि भाई सेविंग करनी है, दे यूज टू सेव। और वही चीज़ अगर आज के जेनजीज में देखो उनके अंदर नहीं है, दे डोंट वांट टू सेव, rather they are way more materialistic and they want to go ahead with expenditure, what we call it as, एक word आता है ostentatious, स्पेलिंग देख लेना एक बार। एक ostentatious एक्सपेंडिचर करना मतलब जो चीज़ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है वो भी खरीद लेंगे। तो ये क्या वैल्यू शो कर रहा है? थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक वैल्यू है ये। तो ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। देन हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर भी हमारी वैल्यूज़ डिपेंड करती है। जैसे हमारे यहाँ पहले जॉइंट फैमिली थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो सबके वैल्यूज़ अलग अलग है। या फिर आप देख लो कोई बच्चा जो पेट्रियार्कल फैमिली में रहा है तो उसके अंदर पेट्रियार्कल वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाती है। कोई बच्चा ऐसे घर में रहा है जहाँ थोड़ी सी फेमिनिज्म है या थोड़ी सी इक्वालिटी है, उसके वैल्यूज़ अलग होंगे। ठीक है। अगर हम देखें मैरिज का भी रोल है। जैसे अर्लियर पीपल बिलीव्ड कि
marriage system is very important. It is considered to be something very pure और very sacrosanct. आज के टाइम पे ऐसा नहीं है. आज के टाइम पर लिव इन रिलेशनशिप, सिंगलहुड, डिवोर्स, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन. और वो मैरिज का इंपॉर्टेंस कि ये प्योर चीज़ है वो नहीं रहा, तो वैल्यू चेंज हो गई, राइट. देन रिलीजन का कुछ रोल है. यस, अर्लियर पीपल बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ रिलीजन. आज के टाइम पे हमारे यहाँ साइंस है, आज के टाइम पे हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, तो वैल्यू चेंज हुई थोड़ी बहुत. एंड मेन चीज़, इन सबको साइड में रख के थोड़ा सा सोचते हो तो एक रोल है कि हम कितने डाइवर्स है, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है. ठीक है. इफ वैल्यूज स्टेड द सेम, देन ऑल सोसाइटीज एंड ऑल द पीपल विद इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, उनकी भी वैल्यूज सेम होनी चाहिए. लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि लोग सेम नहीं है, डाइवर्स है, इसलिए वैल्यूज भी डाइवर्स होने लगती है. ठीक है. इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई आईपीसी सेक्शन 377 जिसको क्रिमिनलाइज किया गया था, बाद में डीक्रिमिनलाइज करा गया, या फिर प्राइवेसी को लेके जो कंसर्न्स होते हैं. तो लोग डाइवर्स हैं तो अलग अलग व्यूज़ निकल के आएंगे. अब इतने सारे मैंने गिना दिए हैं, कितने, 4 + 5 9 पॉइंट्स हैं हमारे पास. आप खैर 5-6 तो याद रख लो इसमें से. ठीक है. नाउ अभी तक हमने एक डायमेंशन डील करी कि भाई वैल्यूज चेंज होते रहते हैं, और हमने प्रूव किया बाकायदा, एक एक एग्जाम्पल से प्रूव किया है कि यस वैल्यूज चेंज होते हैं टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ. अब वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल एंड इटर्नल. मैं एक और सजेशन दूंगा, जब ये टर्म लिखो यूनिवर्सल तो ब्रैकेट में जरूर लिखना उसका मीनिंग. यूनिवर्सल मीन्स समथिंग दैट डज नॉट चेंज विथ स्पेस एंड अप्लाइज एवरीवेयर. और जब इटर्नल लिखो तो ब्रैकेट में लिख देना समथिंग दैट डज नॉट चेंज विथ टाइम, और टेम्पोरल स्केल पर जैसा का वैसा रहता है. ठीक है. तो एक इससे भी ना क्लैरिटी दिखती है कि भाई जो आंसर लिख रहा है क्या क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है. ठीक. नाउ वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल एंड इटर्नल. ऐसे कौन से वैल्यूज है जो कभी चेंज हो ही नहीं रहे. अब आप नोटिस करो, कुछ निगेटिव वैल्यूज जो होती है हमारी सोसाइटी में, जिनको निगेटिव माना जाता है, वो कॉमन है, हर सोसाइटी में कॉमन है. एंशिएंट टाइम से अभी तक देख लो, हर टाइम पर कॉमन है. जैसे फॉर एग्जांपल चीटिंग, स्टीलिंग, मर्डर. ये कहीं पे ऐसा तो है नहीं किसी सोसाइटी में कि इसको अच्छा माना जाए. ऐसा क्यों कि ये सब जगह इसको निगेटिव ही माना जाता है? बिकॉज दीज आर सेल्फ एविडेंट एक्ट्स. सेल्फ एविडेंट है मतलब इनको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में प्रूवन है कि यह गलती है. सो एनीथिंग दैट इज सेल्फ एविडेंट दैट बिकम्स यूनिवर्सल वैल्यू और इटर्नल वैल्यू. ठीक है. दूसरा, हम ह्यूमन का जो इंट्रिंसिक नेचर है उसकी बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल शेयर सम कॉमन साइकोलॉजिकल और कॉमन इमोशनल नीड्स. जैसे every one of us wants to have some connection with others. We want that there should be fairness or justice. हम चाहते हैं कि सबको फ्रीडम मिले, एटलीस्ट खुद को तो मिले. सो दिस इज आवर साइकोलॉजिकल नीड. सो हम कहेंगे क्योंकि हम सबका नेचर कहीं ना कहीं सिमिलर है, इस वजह से देयर विल बी सम यूनिवर्सल एंड सम इटर्नल वैल्यूज. जैसे फ्रीडम एक यूनिवर्सल वैल्यू है, हर टाइम पे फ्रीडम की बात होगी. या फिर जस्टिस बहुत फेमस है, एंशिएंट टाइम से हर फिलोसोफर जस्टिस की बात करता है. ठीक है. फिर आप बात कर सकते हो कि आप अलग अलग कल्चर्स में जाके देख लो, क्रॉस कल्चरल कंसिस्टेंसी दिखेगी आपको वैल्यूज में. फॉर एग्जाम्पल, एवरी कल्चर टॉक्स अबाउट कंपैशन, जस्टिस, रिस्पेक्ट. एवरी कल्चर, वेस्टर्न, इंडियन और एनी अदर, चाइनीज. ठीक है. फिर आप हिस्ट्री में शो करो दैट सिंस द टाइम ऑफ एंशिएंट टाइम्स और हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी वी सी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. सो फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी आप दे दो, इसमें एग्जाम्पल महाभारत का एग्जाम्पल दे दो या कुछ भी एग्जाम्पल दे दो. इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो देर इज अ हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी दैट एवरीवन हैज रिगार्डेड दीज वैल्यूज एज इंपॉर्टेंट अक्रॉस जनरेशंस. सो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज टाइमलेस. वैल्यूज सीम टू बी टाइमलेस. देन फिलोसोफर्स की भी बात कर सकते हो यहाँ पर. एग्जाम्पल दे दो, जैसे एरिस्टोटल ने गोल्डन रूल की बात करी, या फिर बुद्ध ने भी ऑलमोस्ट गोल्डन रूल या फिर मिडिल पाथ की बात की. ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है इमैनुअल कांत वगैरह. आज के टाइम पे भी बहुत सारे फिलोसोफर्स ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं.
ऑल दिस शोज, क्योंकि अलग अलग जगह के अलग अलग फिलोसफर्स में जब कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस टू द एरिस्टोटल टू इमैनुअल कांत, जॉन स्टुअर्ट मिल या फिर कौटिल्य, सब में जब कॉमन चीज़ें आ रही है, दैट शोज समवेयर दीज वैल्यूज आर सेम। देन एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल, भाई हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो चलता है, विच इज बेस्ड ऑन इमैनुअल कांट्स थियोरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। अब ये जो बेस्ड है वो कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करता है कि जो वर्ल्ड वाइड सेम होंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो जैसे ह्यूमन डिग्निटी, बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें लिखने के लिए। फिर अब ये तो सारे पॉइंट्स हो गए लिखने वाले। ये एवोल्यूशन में कहूँगा आपको लिखना है तो कंक्लूजन में लिख दो या फिर इसी में लिख दो कि जब भी कभी आप कहते हो कि वैल्यूज आर यूनिवर्सल और वैल्यूज आर इटर्नल, दिस होल्ड्स ट्रू व्हेन वी आर एक्चुअली इमेजिनिंग अ सोसाइटी विच हैज कंप्लीटली इवॉल्व्ड, या फिर जिसको हम कहेंगे कि आपकी सोसाइटी पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है। देखो एक फर्क देखो, सोसाइटी इवोल्यूशन में पीछे रह गई तो वहां उस सोसाइटी में आपको इक्वालिटी नहीं दिखेगी, जस्टिस नहीं दिखेगा, कंपैशन कम दिखेगा थोड़ा सा। एक कंप्लीटली डेवलप्ड, कंप्लीटली इवॉल्व या फिर कंप्लीटली मैच्योर्ड सोसाइटी उसको हम कहेंगे, जिस सोसाइटी में इक्वालिटी, जस्टिस और कंपैशन रियल में एग्जिस्ट करता है, डीपली उस सोसाइटी के फैब्रिक में इनग्रेन हो चुका है। ठीक है, तो शो दिस कि इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, ये शो करता है। तो आप दुनिया की कोई भी एब्सोल्यूट टर्म्स में इवॉल्व सोसाइटी को जब इमेजिन करोगे तो दैट शोज दैट वैल्यूज आर यूनिवर्सल एंड वैल्यूज आर इटर्नल। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, हम बता रहे हैं इमेजिन करके। अब देखो क्या क्या आंसर किया हमने। अभी तक भी हमने किया है, ये फर्स्ट पार्ट पूरा कवर किया, ये दूसरा पार्ट पूरा कवर किया। अभी भी एक पार्ट मिसिंग है, गिव योर परसेप्शन दैट टू विथ ड्यू जस्टिफिकेशन। इसको तो लिखना ही है, छोटा ही लिखना है लेकिन लिखना है, इसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं देंगे हम। अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम कम से कम जगह में सारी बात कह देंगे। हम कहेंगे भाई वैल्यूज एक स्पेक्ट्रम में चलते हैं, इस स्पेक्ट्रम में एक तरफ है एटर्नल और यूनिवर्सल वैल्यूज। ठीक है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में हमें दिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कहते हैं, चलो कंपैशन आप एग्जाम्पल में लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरी तरफ आपको कुछ वैल्यूज दिखेंगी वो जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, वैल्यूज चेंजिंग विथ टाइम एंड सिचुएशन। ठीक है, जैसे आप LGBTQ जो हमने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, इनके राइट्स की बात कर लो, इंडिविजुअलिज्म की बात कर लो, और आप कहो कि भाई इसके बीच में भी बहुत सारे वैल्यूज इस तरीके से लाई करते हैं, ये जो डॉट्स में शोकेस कर रहा हूं। ये आपने डायग्राम बनाया और फिर आपने अपना कंक्लूजन लिखा कि बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम 1, एक्सट्रीम 2, all these different dots, they represent different values of different people in different situations. तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे कि इसका मतलब कि देर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट, रादर देर आर सम वैल्यूज विच आर एब्सोल्यूट एंड सम वैल्यूज विच आर रिलेटिव एंड बोथ साइड्स हैव सम ट्रूथ। तो हमेशा एथिक्स के ऑलमोस्ट हर आंसर में आपका कंक्लूजन, जो जैनिज्म की फिलॉसफी आती है अनेकांतवाद वाली, कि किसी एक के पास ट्रुथ नहीं है, वो आपका सही कंक्लूजन है। यहां भी वो लिख सकते हो दैट द रियल ट्रुथ इज प्रोबेबली समवेयर इन द मिडल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी पर्सनालिटी शो की, अपना परसेप्शन भी शो किया, अपनी मैच्योरिटी शो की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।